अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक सवाल बल्कि बोर्ड पे किया था मेरे ख्याल में। हाँ ठीक है, वो बोर्ड पे ही हो गया था। ये जो कल 3 पेज छोड़ने को कहा था उसी में आगे चल रहा हूं। नंबर 4 लॉसेस occur। कल क्या बात की थी? सिला रहमी को अर्सा गुजर गया है, पर्दापोशी है, पर्दापोशी है, वो बात की थी। हाँ हाँ ठीक है, पर्दापोशी। अच्छा जी, तिर्मिज़ी 2008। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बीमार की बीमार पुरसी करे या मुहिज सिर्फ अल्लाह ताला के लिए अपने भाई की ज़ियारत करे तो एक पुकारने वाला बावाज़े बुलंद कहता है कि तुझे मुबारक हो और तेरा चलना खुशगवार हो और तुझे जन्नत में ठिकाना नसीब हो। बीमार की बीमार पुरसी, फैमिली में कोई बीमार हो गया, कोई ऑपरेशन हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसको जाके तीमारदारी, हाल पूछना और हौसला देना, और अगर कोई मुश्किल परेशानी हो रही है उनको तो उसमें काम आ जाना। अब इसमें ना एक पहलू ये है कि ये काम इंसान इसलिए करे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरा रीज़न ये है कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, हाज़िरियाँ लगानी होती हैं। अच्छा, जिन्होंने हाज़िरियाँ लगानी होती है ना, उसमें गड़बड़ी हो जाती है कि वो वक्त नहीं देखते। यानी अगर कोई शख्स जो है वो एक हफ्ता हॉस्पिटल रहा, कुछ शरीर किस्म का एक्सीडेंट हुआ था, अभी वो घर वाले परेशानी से जान बचे के वो लोग अभी घर पहुंचे ही हैं, इतने अरसे की थकन, वो गांव से पूरी बरादरी उठ के वैगन भर के पहुंच गई कि जी वो पूछने आए। अब वो हफ्ते 10 दिन की थकन के बाद, इतना खर्चा करने के बाद अभी वो घर वापस आए, और रातों रात क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम पूछने आए थे। वो पूरा डब्बर उठ के जो है ना वो गाड़ी भर के, और गांव से इसी तरह ही होता है, पूरे बरादरियां उठ के आती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाजिरी लगानी होती है, क्योंकि फिर उठना बैठना होता है, रख रखा होता है। अब वो जो पहुंच रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं तीमारदारी के लिए नहीं, हाजिरी के लिए। उससे अगले को मुश्किल होगी। अच्छा, आके बातें भी कैसी करेंगे कि फलाने दा मुंडे नूं ऐसे तो फड़क के मर गया या फलाने को मसला था वो नहीं बचा। तो ये तीमारदारी नहीं है। तो इसलिए फैमिलीज में इस तरह के मसाइल हो जाते हैं कभी। तो तीमारदारी में ना दूसरे का ख्याल रखते हैं उसकी। अच्छा, पहली बेचारे बड़ी मुश्किल में हैं और उनके घर पूरे मेहमान उठ के जाके बैठ रहे हैं, चाय भी चल रही है, रोटी भी चल रही है, खाना भी चल रहा है। वो पहले कम परेशानी में, वो बंदा जो घर का खर्चा चला रहा था, वो एक तो वो कमा ही रहा, दूसरा उसमें खर्च भी हो रहा है। फिर मेहमान वहां पहुंचे हैं और रोटी छोटी भी खा रहे हैं, चाय भी रोज बन रही है। तो अगर फैमिलीज में इस तरह के मसाइल, अब आप बड़े बच्चे हैं, आप देखते हैं, तो इनको ना किसी तरह से हिकमत बसीरत के साथ रिजॉल्व करवाने की कोशिश करें। क्योंकि तीमारदारी इस वजह से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो फिर उसमें अगले का ख्याल भी रखा जाएगा। कोई मुश्किल है तो उसके काम भी आना होगा। जैसे वो एक दोस्त है, उनसे बात हो रही थी परसों, उनके बेटे का कोई मसला हुआ, उनको खून चाहिए था, तो अब वो परेशान हैं और हॉस्पिटल में हैं। अब जो खून के लिए वो लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो खून देने वाले क्या कह रहे हैं कि अभी पिक एंड ड्रॉप दे दें, हमें आप पिक एंड ड्रॉप दे दें, हम आके खून दे देते हैं। और पिक एंड ड्रॉप भी कहाँ? वो घुरकी हॉस्पिटल। अब इस तरह से किसी के काम आना वो मुश्किलें बढ़ा देता है। तो किसी के काम आना है तो उसके लिए हम ये कोशिश करें कि हम वाकई काम है उसके लिए मुश्किलें ना बढ़ा रहे हो। तो इसमें फर्क है कि तीमारदारी जो है वो और खाना पूरी बारियां लगाने के लिए। क्वेश्चन? अच्छा, अगर मुआशरे के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया हुआ है कि दोस्त ग्रुप में बैठे हुए हैं और ऐसे में होती है अजान, और अगर कोई उठ के जाके नमाज पढ़ेगा, तो एक मुआशरा ऐसा बन गया हुआ है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, तो क्या करे? जाए नमाज पढ़ने के जाए। मुआशरा ऐसा बन गया हुआ है कि
शराब आम हो गई है, मुआशरा बन गया है, तो क्या करें? पी लिया करें? है नहीं, मुआशरा ऐसा बन गया कि सब नंगे रहना शुरू हो गए, मुआशरा बन गया ऐसा, तो क्या करें? हम भी वैसे रहना शुरू हो जाए। तो बात यह है कि मुआशरे के अंदर अगर कोई खराबियां बढ़ गई हुई हैं तो हमने तो अपना काम करना है ना, हमने तो अपने अमल को देखना है। तो इसलिए अगर मुआशरे में ये हो भी रहा है कि लोग, मतलब अगर आपके अम्मी अबू वो लोग हैं जो सिर्फ रिश्तेदारी की बारी लगाने के लिए अगले के सर पे चढ़ रहे हैं, तो उनको आस्ता आस्ता समझा के रोक लें, आस्ता आस्ता ही चेंजेस आएंगी। और अगर अभी नहीं रोक सकते कोई बात नहीं, कल को आप भी इस पोजीशन पे पहुंचेंगे, आप लोग ये काम ना करना। अगर लॉसेस हो रहे हैं, अच्छा नंबर 4 क्या बात हो रही है, जो कल मैं आपको वो 1 2 3 लिख चुका था, और वो जगह छोड़ी थी, तो वहीं पर अगली बात कर रहा हूं। इफ लॉसेस अकर आफ्टर न्यू मटेरियल एडिशन, देन ALAG units line will be shown in EP columns as follows. अच्छा, इस बात को चूंकि 1 2 दिन गुजर गए ना, तो फिर दिमाग से बातें निकल जाती हैं और बच्चे फिर पूछना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन बच जाएगी कि हम लोग P2 का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें P1 कॉस्ट क्यों लिख रहे हैं दोबारा से? P1 के सारे खर्चे दोबारा लिखने शुरू कर दिए। जब प्रोसेस 1 का सवाल था तो उसका इनपुट क्या था? मटेरियल, तो उसकी कॉस्ट क्या थी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब प्रोसेस 2 3 4 5 6 7 8 9 का इनपुट क्या होगा? पिछले प्रोसेस से जो आया है उसकी कॉस्ट क्या होगी? जो पिछले प्रोसेस में कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट थी, अब वही इसमें इनपुट की कॉस्ट है। तो बजाय इसके कि इतना लंबा जुमला लिखें कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम पिछला प्रोसेस, तो मैंने उसको P1 कॉस्ट बोलना शुरू कर दिया। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम पिछले प्रोसेस के खर्चे यहां दोबारा लिख रहे हैं। बात यह है कि प्रोसेस 1 में जो सलूक, जो इज्जत डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की होती थी, ये वही वाली चीज है। मैं बस वैसे उसका नाम P1 कॉस्ट ले रहा होता हूं। तो ईपी बनाते हुए लॉजिक क्या है कि कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए जो खर्चा न्यूमरेटर में रखा है उसके डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स होने चाहिए जिन पर वो खर्चा हुआ है। ठीक है, लॉसेस की बात कर रहा हूं। ओपनिंग क्लोजिंग कंप्लीटेड की हो गई, ये आसान से शुरू करते हैं। कन्वर्जन वाले कॉलम में इसके यूनिट्स आएंगे, ALAG की लाइन बिल्कुल आएंगे। कितने? वो जैसे हम लोग पहले करते आए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें न्यू मटेरियल वाले कॉलम, हाँ जी, अगर तो अच्छा चले मैं इस जुमले को थोड़ा चेंज करके पूछता हूं। इन पे नया मटेरियल मसाला ऐड हो चुका है, तो ये जिंदगी फीकी गुजार के नहीं गए, मसाला चखने के बाद ही दुनिया से गए हैं, तो मसाले कॉस्ट के डिनोमिनेटर में इसके यूनिट्स आने चाहिए। तो यहां लिखूं कि ओनली इफ, वो लिख तो दिया भाई, ऊपर यही तो लिखा मैंने। क्या लिखा ऊपर? ये लॉसेस नया मटेरियल डालने के बाद हो रहे हैं, तो उसके डिनोमिनेटर में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और कच्ची बोटियां तो इनमें ही हैं, तो P1 कॉस्ट के डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल आएंगे। तो जो ALAG के यूनिट्स हैं P1 वाले कॉलम में भी आएंगे, न्यू मटेरियल वाले में भी आएंगे। क्यों? क्योंकि इन पे लग चुका हुआ है न्यू मटेरियल। और कन्वर्जन में जैसे पहले परसेंटेज आती है वैसी। नोटेड? अच्छा, अब चूंकि जगह मैंने छुड़वाई थी उसको मैनेज करवाना है इसलिए मैं समझा नहीं रहा, लेकिन लिख देता हूं ताकि जगह आपकी पूरी मैनेज हो जाए। ये बता दूं, अच्छा ये कैसे पता चलेगा सवाल में कि लॉसेस नए मटेरियल से पहले हैं कि बाद में हैं? पता चल जाएगा, नया मटेरियल कितने % पे ऐड होता है, इंस्पेक्शन कब होती है, उससे पता चला करेगा। तो 5वां पॉइंट, अगर लॉसेस नए मटेरियल से पहले हो, यानी ये फीके ही दुनिया से चले गए, तो ये जैसे पहले करते हैं, ये फीके ही चले गए दुनिया से, मसाला ऐड नहीं हुआ इनमें, तो इसमें नहीं आएंगे।
और चिकन बोटियां भी नहीं थी उनमें, तो इसमें आएंगे आएंगे। चलिए सस्पेंस, ये 0.5 नोट कर लें, ये समझाऊंगा मैं सवाल के बाद, नोट कर लें ताकि जो जगह छुड़ाई थी ना वो मैनेज करवानी है आपसे। तो 0.5 भी नोट कर लें, इधर मैंने सस्पेंस छोड़ा ये बताने बाद में, बाकी नोट कर लें, तो फिर ये गाइडेंस फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाली बात मेरी पूरी हो जाएगी। नोट करें ना, मिटाऊं पे मैं कर लिया, ये मैंने बिफोर किया है। अच्छा, ये जो मैं कह रहा था ना गाइडेंस फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये हो गई पूरी। अब मैं आपको कुछ गाइडेंस देनी है न्यूमरेटर के बारे में, कॉस्ट पर यूनिट के बारे में। अब इस पे करते हैं बात। पहले मैं आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए गाइडेंस बता रहा था, हो गई। अब मैं आपको ना कुछ बातें कॉस्ट पर यूनिट, ये वही जो जगह छोड़ी है ना वहीं चल रहा है आगे, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट करके बस ये मेरी बात हो गई पूरी। यहां पे मैंने भी खाली छोड़ा हुआ, ये समझाना है, गाइडेंस दे रहा हूं अब कुछ कॉस्ट पर यूनिट के बारे में। अच्छा, पिछले सवालों में प्रोसेस 1 में चले, नॉर्मल लॉस। हाँ, नॉर्मल लॉस से ना एक बात याद आई, वो कुछ मासूम बच्चे भी हैं, ये ऑनलाइन ग्रुप में भी हैं कुछ बच्चे, तो एक मासूम सा सवाल शेयर कर रहा हूं आपसे ताकि और भी कुछ बच्चों के दिल में हो तो उनको जवाब मिल जाए। आप लोग अगर 130 स्टूडेंट्स हैं तो इनमें से अगर मैं 20 रुपए माइनस कर दूं तो पीछे 110 स्टूडेंट्स रह जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं हो सकेगा, पक्की बात। जब कॉस्ट पर यूनिट पहले बचपन में पढ़ के आए थे तो उसमें हम लोग एक मटेरियल कॉस्ट का कॉलम, एक कन्वर्जन का कॉलम, फिर अगर वेटेड एवरेज है तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर करंट पीरियड कॉस्ट, फिर इसमें से मैं नॉर्मल लॉस लेस कर रहा था, तो मैं नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लेस कर रहा हूँ नहीं? तो यूनिट्स लेस कर दे तो क्या मसला है भाई? ये रुपए लिखे हुए हैं, ये रुपए हैं, इनमें से नॉर्मल लॉस के यूनिट्स थोड़ी माइनस करने हैं। क्या माइनस करना है? नॉर्मल कॉस्ट कहां से आ गया? नॉर्मल लॉस की कौन सी कॉस्ट है? नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू माइनस करनी है, क्योंकि ये रुपीस हैं सारे, तो इनमें से यूनिट थोड़ी माइनस होंगे। तो ये जो मैंने कॉस्ट पर यूनिट के अंदर दिस प्लस दिस माइनस दिस करना होता है, ये नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं माइनस होने होते। उस्मान रोकना जरा। तो ये जो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए इसमें से नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं, तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं माइनस कर रहे होते, उनकी रिकवरी वैल्यू माइनस कर रहे होते हैं। किसी जवान को कोई इस पे परेशानी? ओके, अच्छा, जो पहले सवाल किए थे उनमें कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए अभी जो मैंने सामने लिख के भी दिखाया था, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू माइनस कर रहे होते हैं। किस कॉलम में से? कन्वर्जन में से। क्यों नहीं है? हाँ, इसमें ना अभी वो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे भी कुछ मैसेजेस पे पूछते हैं सवाल, मैं दोबारा बता देता हूं। जो नॉर्मल लॉस है इसको हम कॉस्ट में से माइनस ही क्यों करते हैं? क्योंकि ये कुर्बानी दे रहे होते हैं बाकियों के लिए ही, तो इनका खर्चा भी बाकी ही बोझ उठाते हैं। तो अगर ये मरते मरते कुछ पैसा दे जाएं तो कॉस्ट में से माइनस कर लेते हैं। अब मसला ये रहा कि मटेरियल वाले कॉलम में से, कन्वर्जन वाले कॉलम में से, दोनों में से 2 दफा लेस कर दे? नहीं। अच्छा, थोड़ा सा इधर लेस कर दे? कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। इसलिए देखना पड़ेगा कि अच्छा कितना करें। अब जब कितना करें तो इसमें बहस और बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं अभी उस बहस में डाल नहीं रहा, लेकिन फाइफो हुआ, ओपनिंग भी हुआ, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। इस वजह से प्रैक्टिस ये है कि नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू मटेरियल में से लेस कर लेते हैं। इसके पीछे शायद वो ये साइंस लॉजिक दे देते हैं कि हम समझ रहे हैं कि इन्होंने तो मरना ही था, तो ये आते ही गए, बस ये आते ही गए। जैसे मिसाल तो अजीब सी है लेकिन चले, अब 100 बच्चे क्लास में आए, सेशन शुरू हुआ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी शक्लों को देख के पता चल गया इन्होंने पास नहीं होना है, तो उनको मैंने आते ही फेल समझ लिया। अब वो क्लास में तो हैं, हो सकता है रिजल्ट तक बैठे भी, लेकिन मेरी नजर में वो आते ही गए।
आते ही गए। तो नॉर्मल लॉस के बारे में प्रैक्टिस ये बन गई कि समझो आते ही गए। जब आते ही गए तो इसलिए ये किस कॉस्ट के अगेंस्ट रिकवरी है? आते ही गए, मटेरियल के अगेंस्ट। तो बस ये एक प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर इसको लॉजिकली दोनों कॉलम्स में बांटते तो फिर एक और बहस डिटेल शुरू हो जाती। तो इसलिए बड़े बूढ़ों की प्रैक्टिस है कि इसको मटेरियल में से लेस कर लें बस। अब यहां पर क्या मसला आ रहा है कि अब यहां कॉस्ट पर यूनिट निकल रही है 3 कॉलम्स में। क्या क्या? P1 न्यू मटेरियल कन्वर्जन। तो अब इसको किस में से लेस करें? P1 में से कर लें, बस ये बताना था। तो कॉस्ट पर यूनिट की गाइडेंस ये बता रहा हूं कि अगर लॉसेस अकर आफ्टर न्यू मटेरियल एडिशन then recovery value of normal loss will be deducted from P1 cost column। यानी अब जब हम कॉस्ट पर यूनिट बना रही हुआ करेंगे तो अब तो 3 कॉलम आ जाएंगे, तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी अब हम P1 में से माइनस कर देंगे। कितनी जगह रह गई? बहुत है ना? हाँ बहुत है। एक तो इतने सारे पेज मैंने इतने तो नहीं छुड़वाए थे, 3 कहे थे मैंने। चले कोई बात नहीं, जो पेज बच जाएगा फिर आपका नेट प्रॉफिट है, वो कोई बात नहीं, बच जाएगा तो बचने देना। अभी इसके बाद जो पेजेस रहते हैं बस उनको रहने दें और अब आज वाले लेक्चर पे आ जाएं, अगला सवाल करते हैं। अब ये खाली जगह बस छोड़ दें, इसको मैं सवाल के बाद भरूंगा। अच्छा, अब चूंकि मैं लॉसेस भी ले आया हूं तो इसका हम सवाल करते हैं। सवाल करेंगे 0.4 वाले का। एक बार मैं 0.4 कर दूंगा ना, फिर ये समझाऊंगा। ये मैंने जगह खाली छोड़ी हुई, सवाल के बाद समझाऊंगा। पहले मैं 0.4 वाले का सवाल कराने लगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं आपकी अकल पे छोड़ूं या ना छोड़ूं? चले नहीं छोड़ता अकल पे। पहले हम एक्सपेक्टेड यूनिट्स निकाला करते थे कैसे? इनपुट तो लिखते ही थे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होगा या नहीं होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस होगा या नहीं होगा। तो अब चूंकि प्रोसेस 2 का सवाल है तो इनपुट की जगह में लिख दूंगा ट्रांसफर इन। तो ये आएंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होगा या नहीं होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस होगा या नहीं होगा। तो ये चीज तो मैं आपको पहले बता चुका, ये तो मैं दोबारा नहीं बता रहा, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है। अब नई बात क्या बताने लगा? ये तो हो गए ट्रांसफर इन वाले यूनिट्स। नए मटेरियल के भी तो यूनिट्स ही आ रहे हैं, तो वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में ऐड होंगे कि नहीं होंगे? वो भी तो इनपुट ही है, तो शामिल करूं कि ना करूं? डिपेंड करता है कि वो टेस्ट से पहले आए थे कि टेस्ट के बाद आए थे। तो इनको कह देते हैं ऐड न्यू मटेरियल, यानी या ये ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो ऐड के लिए क्या लिख दूं? ओनली इफ न्यू मटेरियल इज एडेड बिफोर इंस्पेक्शन। ये तब ऐड होंगे अगर नया मटेरियल ऐड हो रहा है इंस्पेक्शन से पहले, तो ही तो ये इंस्पेक्शन के लिए मौजूद है। और अगर इंस्पेक्शन के बाद हो रहा है तो फिर ये लाइन यहां नहीं आएगी। ये ऐड होने हैं यहां या नहीं होने? तो ऐड होने ओनली इफ न्यू मटेरियल इज एडेड आफ्टर इंस्पेक्शन, सॉरी बिफोर इंस्पेक्शन। अगर इंस्पेक्शन से पहले, इधर कहीं स्पॉट है, यहां कहीं है, मिसिंग कर रहा है, आवाज गायब हो जाती है। न्यू मटेरियल के यूनिट्स या तो ऐड होंगे या नहीं होंगे, इधर कहीं है, उधर भी कहीं है, आवाज नहीं आ रही। न्यू मटेरियल के यूनिट्स ऐड होंगे या नहीं होंगे? तब ऐड होंगे अगर ये इंस्पेक्शन से पहले डल गया था न्यू मटेरियल। तो चलिए सवाल लिखे। क्या हुआ? नहीं, जगह छुड़वाई वाले सवाल नहीं लिखने, अब आगे चले हम। वो जगह तो छोड़ी थी ना, इसके लिए मैंने 0.2 और बताने लंबा छोड़ा था इसका। हाँ, अभी है सौदा और बेचने के लिए।
फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ मे है। अच्छा ये लिख लिया। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखें पहले। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 यूनिट्स है। 3000 यूनिट्स 3000 यूनिट्स और ये हैं 40% कंप्लीट। कॉस्ट लिखें इनकी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स बताए मैंने 3000 जो कि 40% कंप्लीट हैं। कॉस्ट बता रहा हूं इनकी। P1 कॉस्ट 30,000 30,000 और कन्वर्जन कॉस्ट 45,000। और करंट पीरियड डाटा लिखें। करंट पीरियड डाटा करंट मंथ डाटा में लिखें कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन 360,000 3,60,000 और ब्रैकेट में लिखें 21,000 यूनिट्स 21,000 यूनिट्स। न्यू मटेरियल कॉस्ट लिखें। न्यू मटेरियल कॉस्ट 120,000 1,20,000 और ब्रैकेट में लिखिए 9,000 यूनिट्स 9,000 यूनिट्स। चलिए क्या रह गया। कन्वर्जन कॉस्ट 490,000 4,90,000 490,000। इसके बाद लिखें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000 4,000 यूनिट्स और ये हैं 50% कंप्लीट 50% कंप्लीट। न्यू मटेरियल इज एडेड when process is 50% complete. Inspection stage 80%. Normal loss 5% 5%. Scrap value of defective units 5 रुपए ₹5 और क्या रह गया और हाँ जी आउटपुट 28,000 28,000 यूनिट्स। चलें बस स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड और FIFO मेथड। एक मैं कर देता हूं, एक आप होमवर्क कर दें। क्या कर दूं? FIFO कर दूं? चलें ठीक है, वेटेड एवरेज करता हूं। अरे FIFO तो कर तो रहे हैं, तो ऐसे से अब भूल ही ना जाए। वेटेड एवरेज मूड नहीं मेरा FIFO का भी। वेटेड एवरेज कर रहा हूं। FIFO होमवर्क है आपका, इसी सवाल का FIFO होमवर्क है। अच्छा इसमें एक और सवाल अक्सर बच्चों का होता है कि वर्किंग क्या है और सॉल्यूशन क्या है और छोटी छोटी कैलकुलेशन भी क्या प्रेजेंट करनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ना ऐसा बहुत कम होगा कि आपसे कोई एक खास किस्म की स्टेटमेंट मांगी हो, यानी ऐसा कम होगा कि आपसे कहें जी इनकम स्टेटमेंट बना दे। हो सकता है लेकिन चांस कम है। इसी तरह से जर्नल एंट्रीज मांगी जा सकती हैं, टी अकाउंट मांगा जा सकता है। तो तमीज ये है कि जो रिक्वायर्ड है वहां से सोल्यूशन शुरू करें और उसके लिए जो जो मेहनत चाहिए वो वर्किंग्स में करते जाएं। ये तमीज है। लेकिन अगर ये तमीज नहीं भी करेंगे
तो कोई ज्यादा बड़ी बदतमीजी नहीं है। तो कॉस्ट के पेपर के अंदर आप जैसे सवाल सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिस तरह से फ्लो में आपसे सवाल चल रहा है आप चलाएं। बस एहतमाम इस चीज का कर लें कि जो भी कर रहे हो उसकी हेडिंग प्रॉपर डालते जाए, ताकि आपको भी पता चले आप क्या कर रहे हैं, पेपर मार्क करने वाले को भी पता चले क्या कर रहे हैं। और फाइनली एहतमाम इस चीज का कर लें कि जो रिक्वायर्ड है जब वहां तक पहुंचे तो जरा प्रोमिनेंट हेडिंग डाल दें। जैसे अगर एंट्रीज रिक्वायर्ड है, अदब तो ये था पहले एंट्रीज आती पीछे वर्किंग आती, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप पहले सारी कैलकुलेशन कर लें, जब सारी मेहनत पूरी कर लें फिर बड़ी सी हेडिंग दे दें एंट्रीज, ताकि उसको पता चले कि जो पूछा था वो अब आने लगा। जैसे इस सवाल में क्या पूछा है, तो आप स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से चाहें तो सॉल्यूशन शुरू कर दें, फिर वर्किंग्स की हेडिंग देकर सारा सॉल्व कर लें। लेकिन इसमें मुश्किल हो जाती है, तो मैं यही कहूंगा कि आप फ्लो में चलें जैसे चल रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट क्वांटिटी स्केड्यूल से करें, कोई मसला नहीं है। ये बस हो गया, ऑफिशियली हो गया सॉल्यूशन शुरू। क्वांटिटी स्केड्यूल क्या क्या है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया 3000, फिर ट्रांसफर इन हो गए 21,000, न्यू मटेरियल 9,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000। नॉर्मल लॉस के लिए इंस्पेक्टेड यूनिट्स चाहिए, तो जिन लोगों से क्वांटिटी स्केड्यूल में डब्बा मैनेज हो जाता है वो इसके फेस पे कर लें, जिनको मुश्किल आती है वो यहां फेस पे गंद मचाने की बजाय इसी क्वांटिटी स्केड्यूल के नीचे एक करें वर्किंग और उसमें निकालें नॉर्मल लॉस। ट्रांसफर इन तो आने ही आने। न्यू मटेरियल इंस्पेक्शन से पहले डल गया या बाद में? न्यू मटेरियल कब ऐड हो रहा है? 50% पे। इंस्पेक्शन कब हो रही है? तो न्यू मटेरियल आ गया हुआ है ना पहले, तो न्यू मटेरियल भी आ जाएगा 9,000। ओपनिंग इस महीने टेस्ट हो रहे हैं कि पिछले महीने हो गए थे? ओपनिंग 40% कंप्लीट थे, तो इस महीने हो रहे हैं। क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो गए या अभी नहीं पहुंचे वहां तक? तो फिर नहीं पहुंचे तो माइनस हो जाएंगे। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हो गए 29,000 और नॉर्मल लॉस है 5%, 1450। हाँ, तो 80 से पहले नहीं आता 50? नहीं है ना, है। अच्छा 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 अच्छा, ये कंफ्यूजिंग बात है, बाकी बच्चे भी सुने। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4000 यूनिट्स हैं। क्या होते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस? जो एंड में बच जाते हैं फिर उनको फेंक देते हैं। जो है क्या अगले प्रोसेस में कहां डाल देते हैं? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वो है जो मशीन में इन हुए थे मंथ एंड से कुछ देर पहले, इसलिए वो भी मशीन में ही पड़े हुए थे। इंस्पेक्शन स्टेज 50% है, नहीं सॉरी, न्यू मटेरियल एडिशन 50% पे हो जाती है, यानी मसाला इसमें ऐड हो जाता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने % कंप्लीट है सवाल में? 50, यानी ये वो 4000 यूनिट्स हैं जो अभी मशीन में मौजूद थे कि मंथ एंड हो गया। मंथ एंड पे ये 4000 मशीन में पड़े हुए हैं। ये 9000 क्या है? क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? कि इस महीने में इतने किलो मसाला डला है। महीने के शुरू में 9000 किलो इकट्ठे डल गया है, 15 मई को 9000 किलो इकट्ठे डला। नहीं, हो सकता है 100 200 ग्राम करके डल रहा हो। जब भी मशीन में यूनिट्स डलते थे, जब इतने घंटों में से इतना टाइम गुजर जाता था तो मसाला डाल देते थे। तो ये 9000 कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पड़ी हुई चीज है? नहीं, ये तो टोटल फॉर द मंथ एक्टिविटी है। तो हर दफा जब मशीन चली होगी, आधा टाइम गुजरता था, मसाला ऐड हो जाता था। ये पूरे महीने बार बार काम हुआ होगा। जबकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या है? ये तो 4000 यूनिट्स हैं जो एट अ पॉइंट इन टाइम उस वक्त मशीन में पड़े हुए हैं। कंफ्यूजन एक बच्चे को ये हुई है, इसलिए सबको बता रहा हूं जो शायद किसी और को हो सकती है। ये कितने % कंप्लीट थे? 50%। इंस्पेक्शन कब होती है? 80% पे। तो एक बच्चे का सवाल ये है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को यहां से क्यों निकाल दिया, 4 क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि ये भी इंस्पेक्शन तक नहीं पहुंचे। तो वो कह रहा है कि ये भी तो नहीं पहुंचे इंस्पेक्शन तक,
ये भी तो 50% ही, बाकी भी कंफ्यूज हो गए। मैं बात दोबारा दोहरा रहा हूं, 4000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये 50% कंप्लीट है। इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालते हुए इनको अलग क्यों कर दिया? क्योंकि ये भी इंस्पेक्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज 80 पे आनी थी, ये तो 50% कंप्लीट है, तो चूंकि ये 80 तक नहीं पहुंचा तो इनको इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालते हुए माइनस कर दिया। तो एक मासूम सा सवाल ये है कि ये जो 9000 न्यू मटेरियल है, इट इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 50% कंप्लीट, तो ये भी तो 80 तक नहीं पहुंचे, तो इन 9000 को भी निकालना है, ये पूछ रहे हैं ना, ये पूछ रहे हैं ना। तो बात ये है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो 4000 यूनिट्स हैं जो फिजिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मशीन में पड़े हुए हैं। इन 4000 की बात हो रही है कि इनको चूंकि 10 घंटों में से अभी 5 घंटे गुजरे, 8 घंटे गुजरने थे तो उनमें मसाला डलना था, सॉरी 8 घंटे गुजरने थे तो इंस्पेक्शन होनी थी, तो इन 4000 की इंस्पेक्शन नहीं हुई। ये 4000 कोई है फिजिकल चीज जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पड़े हुए हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम कब? ये 4000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या है? ये 4000 यूनिट्स वो हैं जो मई के एंड पे अभी मशीन के अंदर ही हैं। ये 4000 इकट्ठे एंड पे मशीन में पड़े हुए हैं, इनकी बात हो रही है कि ये अभी इंस्पेक्शन तक नहीं पहुंचे, तो इनको हमने यहां से निकाल दिया। एक वक्त में ये इकट्ठे मशीन में पड़े हुए हैं, उनकी बात हो रही है। ये 9000 यूनिट्स कहीं किसी एक जगह इकट्ठे पड़े हुए हैं, यानी ये दूसरी मशीन में पड़े हुए हैं और ये भी अभी तक इंस्पेक्शन तक नहीं पहुंचे, तो इसलिए दोनों की सोच सेम नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये 4000 जो अभी पड़े हुए हैं वो इंस्पेक्शन तक नहीं पहुंचे और ये 9000 जो अभी कहीं पड़े हुए हैं ये इंस्पेक्शन तक नहीं पहुंचे, ऐसी बात नहीं है। इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब इन 100 स्टूडेंट्स, ये जो 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो अभी इस वक्त बैठे हुए हैं, इन 100 स्टूडेंट्स को वेरिएंस एनालिसिस मैंने पढ़ा दिया? नहीं, क्योंकि मैं वो पढ़ाया करता हूं 70% कोर्स होने के बाद। तो इन 100 जो कि एक वक्त में बैठे हुए हैं, इनको अभी वेरिएंस नहीं पढ़ाया, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। अब मैं एक और जुमला बोलता हूं, पिछले साल में मैंने टोटल 5000 बच्चों को कॉस्ट पढ़ाई। अब उन 5000 को वेरिएंस पढ़ाई दिया होगा ना, तो वो कोई एक वक्त में 5000 किसी कमरे में बैठे हुए लोग हैं, तो उन 5000 की डिस्कशन इन 100 की डिस्कशन से डिफरेंट चीज है। मजीद मुश्किल में आ गए, दफा करो। लेकिन नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ नहीं, तो मेरी से गलती होगी। मतलब ये सवाल ऐसा ही समझ आ रही थी, अब रीजन की समझ नहीं आई तो फिर उसमें कंफ्यूज हो गया। ये तो जो आ रहा था वो भी क्या, सब ऐसे ही हैं। ये डिलीट करते पिछले 5 मिनट, मैंने कुछ नहीं कहा, सब हंसी खुशी रह रहे थे, ये ऐसे हो रहा था। नॉर्मल लॉस 1450 निकल आया था, नॉर्मल लॉस 1450 आ गया था। चलें आगे, नॉर्मल लॉस 1450। अच्छा नहीं, सीरियसली अगर मल्टीपल लोगों को मसला है ना तो मैं दोबारा बता देता हूं, अगर एक दो को था तो मैं अलग से बता दूं। हैं जी, समझ ही नहीं आ रहा, यानी कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। वो वाला क्या आ गया? ये 4000 क्यों माइनस किया? ठीक है, ये 9 क्यों ऐड कर लिया? हाँ तो बस आ गया समझ, बस ठीक है, वो इतनी सी बात थी वाकई, बस इतनी सी बात है। आउटपुट 28,000। अब इसको जब बैलेंस करेंगे तो आप यहां 450 और लिखेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब है कि एबनॉर्मल गेन है। तो ये हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल, इक्विवेलेंट प्रोडक्ट। अच्छा ये सॉल्यूशन तो शुरू कर दिया, हेडिंग तो दे ले, मैं वेटेड एवरेज कर रहा हूं, FIFO होमवर्क है आपका, मैं वेटेड एवरेज कर रहा हूं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन P1 न्यू मटेरियल कन्वर्जन, वेटेड एवरेज है तो यहां आएगी कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन 28,000, 28, 28, 28। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4000, P1 में तो आएंगे। न्यू मटेरियल इनमें डल चुका, क्यों? क्योंकि 50% तक पहुंचते हैं तो मसाला ऐड हो जाता है, तो ये पहुंच गए थे 50% तक, तो हो गया इनमें मसाला ऐड। और कन्वर्जन तो ये भी पूरा, ये भी पूरा और ये 50, 4000, 4000 और 2000। एबनॉर्मल गेन 450। न्यू मटेरियल वाले कॉलम में लिखो, क्यों? क्योंकि लॉसेस आफ्टर न्यू मटेरियल एडिशन है। ये कैसे पता चल रहा है? अच्छा मुझे नहीं आता है, मैं तो कर लूंगा,
तो अगर अभी मैं अकेला ही करे जा रहा हूं तो कोई फायदा नहीं है। किसी कुछ समझ आ रहा है हो क्या रहा है? ये कैसे पता कि प्रोसेस 2 का सवाल है? पहली लाइन से पता चल गया। कैसे पता कि केस 2 का सवाल है? इस 9000 की वजह से। न्यू मटेरियल की क्वांटिटी भी होगी इसकी वजह से। कैसे पता कि ये जो भी मैंने आपको पॉइंट 4 और 5 लिखाए हैं जिनमें से 5 नहीं समझाया, कैसे पता कि 4 का है या 5 का है सवाल? लॉसेस हो रहे हैं कब? इंस्पेक्शन लॉसेस की स्टेज होती है ना, तो वो हो रहे हैं 80% पे जाके, जबकि नया मटेरियल का बैट हो रहा है। तो इसमें आपको मैंने कहा था कि अगर लॉसेस मसाला डलने के बाद हो रहे हैं तो पता चल रहा है ये लॉसेस बाद में हो रहे वाला केस है। तो इसलिए फिर इसको हम यहां भी पूरा लिखते हैं, न्यू मटेरियल में भी पूरा लिखते हैं, और कन्वर्जन में 100, 100 और 80, 450, 450 और 360। 31550, 31550, 29640। कॉस्ट पर यूनिट P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन वेटेड एवरेज है, तो फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की भी कॉस्ट आएगी जी 30,000, 45,000। करंट पीरियड 360, 120, 490। नॉर्मल लॉस 1450 इंटू 5 रुपए 7250, 120, 382750, 53500। इसका डिनोमिनेटर हो गया 31550, 31550, 29640। कॉस्ट पर यूनिट बन गई 3.8, 18.05। ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन तो बना ही लेंगे हैं? नहीं। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 28,000 इनटू ये तीनों। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस P1 4000 इंटू ये। न्यू मटेरियल 4000 इंटू ये। कन्वर्जन 2000 इंटू ये। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन P1 450 इंटू ये। न्यू मटेरियल 450 इंटू ये। कन्वर्जन 360 इंटू ये। 5 करके आइएगा। अल्लाह हाफिज़।